नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हवा महल से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी को हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हवा महल का निर्माण जो है ये महाराजा सवाई जयसिंह के जो पोते थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने करवाया था। और कब करवाया था, तो 1799 ईस्वी में करवाया था। अब दोस्तों हवा महल के वास्तुकार पूछे जाते हैं तो लालचंद उस्ताद जो हैं ये हवा महल के वास्तुकार हैं। और दोस्तों हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, इस महल का निर्माण जो है लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है, जैसे कि आप फोटो में देख भी पा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जो भीमा देवी मंदिर है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। और देखो दोस्तों, जो भीमा देवी मंदिर है इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत का खजुराहो जो है किस मंदिर को कहा जाता है, तो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। और ये जो मंदिर है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। फटाफट से, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, लगाएं फटाफट से। तो देखो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। दोस्तों सारे फैक्ट आपको पता रहना चाहिए, केवल एक आंसर से आपका काम नहीं चलेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों बक्सर की जो लड़ाई है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि उस टाइम के मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो इन तीन संयुक्त सेनाओं के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यानी कि अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजों की तरफ से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, इसका परिणाम क्या निकला, जो संयुक्त सेना थी, ठीक है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की, ठीक है, तो ये संयुक्त सेना हार गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ठीक है, अब दोस्तों बक्सर युद्ध के बाद में क्या हुआ था, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किस युद्ध के पश्चात हुई, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात। ठीक है, कब हुई, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, और अंग्रेजों के बीच में और मुगलों के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, और इस संधि में जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, तो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कौन सहमत हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये मुगल सम्राट को 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। इसके बाद हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, 4 दिन बाद हुई थी 16 अगस्त को, और 1765 सन तो वही है। ये किस किस के बीच में हुई थी, तो अंग्रेजों के बीच में और अवध के बीच में ये हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, तो 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था अवध के नवाब को। ठीक है, तो अवध के नवाब को 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। ठीक है, और ये डिसीजन लिया गया था इलाहाबाद की द्वितीय संधि में। याद रखना सारे फैक्ट, यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जनरेट होते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इसको IIFM कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कब स्टेबल किया गया, तो 1982 में इसको स्टेबल किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, और राज्यों के संदर्भ में पूछा जाए तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन होता है। ठीक है, और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भारत के किस राज्य को मलाई का देश या फिर चंदन का देश कहा जाता है। तो चंदन का देश या फिर मलाई का देश किस राज्य को कहा जाता है, कर्नाटक को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5-6 फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में शंकुधारी वन जो हैं ये हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन जो हैं ये कम तापमान और हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी पत्तियां जो हैं, इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान जो है ये स्थित है धनबाद में। ठीक है, और धनबाद किस राज्य में है, तो धनबाद जो है ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर जो हैं ये पाए जाते हैं पर्णपाती वनों में। कहाँ पर, ये पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों पर्णपाती वनों में इन जानवरों के लिए उपयुक्त वातावरण और परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, इसलिए अधिकतर ये जानवर जो हैं पर्णपाती वनों में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। फटाफट से आंसर लगाइए। दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं प्रमुख 3 नदियां। कौन कौन सी, एक तो नर्मदा नदी, दूसरी है सोन नदी और तीसरी है जोहिला नदी। ठीक है, ये तीनों नदियां जो हैं ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी नदियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का पिता किसको कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का पिता, दोस्तों आधुनिक हिंदी का पिता जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़न परी के उपनाम से किस महिला एथलीट को जाना जाता है। फटाफट से आंसर लगाइए। उड़न परी किस शेरनी को कहा जाता है। दोस्तों जो पीटी ऊषा है, ठीक है, इनका उपनाम क्या है, इनको उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, इनका एक और दूसरा उपनाम है। ठीक है, जो पीटी ऊषा है इनका एक नाम तो उड़न परी है, इनका एक और उपनाम है, इनको पाउली एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, पाउली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को कहा जाता है। पीटी ऊषा जो है ये केरला राज्य से बिलोंग करती हैं। एक और क्वेश्चन पीटी ऊषा से आप याद रख लें, इनकी जो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल किस महिला एथलीट की ऑटोबायोग्राफी है, तो आप कहेंगे पीटी ऊषा की है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ये वही फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया। भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने करवाया था, पुर्तगालियों ने करवाया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में काजू और तंबाकू, याद रखना काजू के साथ में तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग यदि पूछा जाए, ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग भी किसकी देन है, तो ये भी पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, याद रखना काजू 1, तंबाकू 2 और प्रिंटिंग प्रेस 3 किसकी देन है, तो ये पुर्तगालियों की ही देन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान, फटाफट से आंसर लगाइए। टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था पूछा जाए तो टीपू सुल्तान जो है ये हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु हुई, इसके बाद में ये मैसूर का शासक बना था। ठीक है, और उसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज हैरिस और जेम्स स्टुअर्ट ने किया था। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, इसमें क्या हुआ
हुआ था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? इन 4 द्रव में से आपको बताना है कि किसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। दोस्तों जो पेट्रोल है, ठीक है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार से बर्ताव करता है? दोस्तों पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है ये एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखना। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है ये कैसा बर्ताव करेगा? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे के माध्यम से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए दोस्तों, सिपकीला दर्रा, ठीक है, सिपकीला दर्रे के माध्यम से जो सतलुज नदी है ये तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सिपकीला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों सतलुज नदी की यदि हम बात करें तो सतलुज नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत जो सतलुज नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और ये नदी जो है ये भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो 2 भारतीय राज्यों से ये होके बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और ये फिर सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और इसके बाद में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है ये सिंधु की एक सहायक नदी हो जाती है। यहाँ पे सतलुज नदी के बारे में याद रखना आप सारे फैक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दस्त ए मांगो जिसे मृत्यु का रेगिस्तान भी कहा जाता है किस राज्य में, किस देश में स्थित है? दोस्तों दस्त ए मांगो या फिर इसको मृत्यु का रेगिस्तान कहा जाता है। ये रेगिस्तान जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? अफगानिस्तान देश में स्थित है। और अफगानिस्तान की राजधानी फटाफट से लगाइए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल जो है ये अफगानिस्तान देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? दोस्तों अवध का प्रथम नवाब कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगाइए आंसर। तो दोस्तों जो शहादत खां है, ठीक है, और शहादत खां प्रथम, ठीक है, और ये अवध का प्रथम नवाब था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन सा था? तो अंतिम नवाब जो है ये वाजिद अली शाह था। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखना। वाजिद अली शाह जो है ये अवध का अंतिम नवाब था और शहादत खां प्रथम जो है ये अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा बार यानी कि 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सबसे ज्यादा बार 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो आप कहेंगे पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 20 जून 1951 को लगा था। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन का वर्णन जो है ये किस भारतीय अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की शराब राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर भारत की शराब राजधानी नासिक को कहा जाता है। ठीक है, नासिक को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चारों शहरों के आपको निकनेम याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि बनाना सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की केला राजधानी किसको कहा जाता है? तो जलगांव को कहा जाता है। जलगांव महाराष्ट्र में है। ठीक है, सन सिटी या फिर ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है और ये राजस्थान में स्थित है। और जयपुर का निकनेम तो सभी लोग जानते हैं, बताइए जयपुर का निकनेम क्या है? कमेंट कीजिए फटाफट से। जयपुर का निकनेम जो है इसको पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने
किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? तो 1875 में की थी। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले बॉम्बे में की गई थी। कब कहां पर? बॉम्बे में की गई थी। और दोस्तों दयानंद सरस्वती के बारे में आपको एक प्रमुख ग्रंथ याद रखना है। इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती का प्रमुख ग्रंथ है। और इसकी रचना भी इन्होंने कब की थी? 1875 में की थी। क्लियर। और एक इनका प्रमुख नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है? तो दयानंद सरस्वती का ही नारा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विख्यात वृंदावन उद्यान कहां पर स्थित है? दोस्तों वृंदावन उद्यान जो है इसकी एक विशेषता है। ठीक है, इसको देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये डांस कर रहा हो, यानी कि नृत्य रूपी ये लगता है। और इसके जब झरनों की आवाज ऐसी लगती है, कानों को प्रतीत होती है जैसे ये झरना गाना गा रहे हो। ठीक है, तो ये जो वृंदावन उद्यान है ये अपने नृत्य रूपी और संगीतमय झरनों के कारण पूरे संसार में फेमस है। और ये जो उद्यान है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? दोस्तों वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो देखो दोस्तों एक आनुवंशिक प्रकृति होती है। ठीक है, एक आनुवंशिक प्रकृति होती है। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आंखों का एक रोग है। ठीक है, और ये जो है ये आनुवंशिक प्रकृति का होता है। इसमें मनुष्य एक या एक से अधिक रंगों में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, कि ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है। ठीक है, इस प्रकार से कलरों में अंतर नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पाकिस्तान नाम का गांव कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों अपने देश भारत में एक गांव है पाकिस्तान नाम का। ठीक है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों ये बिहार में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान नाम का गांव जो है ये बिहार में स्थित है। और बिहार का एक जिला है पूर्णिया जिला। ठीक है, तो पूर्णिया जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो दोस्तों कुछ बच्चे बोलते हैं चोरा चोरी, नहीं, चोरी चोरा है। पहले महिला आएगी, ठीक है, लेडी फर्स्ट, फिर पुरुष आएंगे। ठीक है, तो चोरी चोरा नामक स्थान जो है ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों चोरी चोरा नामक कांड जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर यह हुआ था। कब? 4 फरवरी 1922 को। इस घटना में क्या हुआ था? तो भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने? 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो 1922 में घटना हुई थी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और यह एक हिंसक घटना थी। ठीक है, और इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चारक फैक्ट है यहां से, इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। दोस्तों यहां पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शिमला का संत किसे कहा जाता है? ठीक है, आप आंसर लगाएं। अच्छा, मैं यहां पर एक हिंट भी दे रहा हूं कि शिमला का संत जिस भी व्यक्ति को कहा जाता है उसका संबंध जो है एनआईसी से है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस से उसका संबंध है। तो फटाफट से आंसर लगाएं और उस व्यक्ति के बारे में 2-3 बातें और लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।